हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक की बात करेंगे। एक चैप्टर आता है उसके अंदर मटेरियल कॉस्ट, और मटेरियल कॉस्ट का ये लेक्चर नंबर 2 है, जहाँ पे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करने वाले हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट कवर करना है स्टडी मटेरियल के थ्रू, सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के थ्रू, तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। मेरा नाम ईशान गुप्ता है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने सीए इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए वीडियो बनाया है, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मैं रिवीजन सीरीज बना रहा हूँ, और इस वीडियो के अंदर हम मटेरियल कॉस्ट की रिवीजन करने जा रहे हैं, इसका लेक्चर नंबर 2। तो देखते हैं इसके अंदर हम क्या बातें कर रहे हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने इससे ऊपर का वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीप्ट्स तक कवर कर लिया था। अब हम यहाँ से इसके आगे से शुरू करने जा रहे हैं, मटेरियल स्टोरेज एंड रिकॉर्ड्स। कुछ ये थ्योरी का टॉपिक है। स्टोर कीपर, स्टोर कीपर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई आपने गेट कीपर रखा हुआ है या कोई चौकीदार वगैरह रखा हुआ है, तो उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं इन अ फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, उस चीज़ की यहाँ पे बात कर रखी है। सेफ कस्टडी रखने के लिए, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, जनरल कंट्रोल, मेंटेनिंग एडिक्वेट लेवल ऑफ स्टॉक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये थ्योरी का टॉपिक है, आप इसको रीड कर लेंगे। एक ये थ्योरी का टॉपिक जहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है स्टोर रिकॉर्ड्स के अंदर, जिसके अंदर बिन कार्ड का एक डेफिनेशन है, एक स्टॉक कंट्रोल कार्ड्स, एक स्टोर लेजर। तो ये तीनों डेफिनेशंस यूजुअली बच्चों को तंग करती हैं, तो मैं एक बारी फटाफट से इनको भी पिक कर लेता हूँ। और कई बच्चों ने मुझे बोला भी था कि सर एक बारी ये वाला हिस्सा पिक भी कर लेना, तो मैं इसको हल्का सा समझा देता हूँ आप सबको। देखिए बच्चों, जब आप आर्टिकलशिप करेंगे ना बच्चों, आर्टिकलशिप के अंदर आपको बहुत बारी स्टॉक टेक के लिए जाना पड़ेगा। स्टॉक टेक का मतलब क्या होता है? स्टॉक टेक का मतलब आपको आपकी फर्म कंपनी के अंदर चेक करने भेजेगी कि भाई एवरी क्वार्टरली स्टॉक किस तरीके से क्या मेंटेन्ड है, क्या उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर रखा है या नहीं कर रखा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए ये एक स्टोर है, स्टोर यानी कि वेयर हाउस, ठीक है, और ये है एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अब एक स्टोर के अंदर ना ऐसे कई सारे, जब आप स्टॉक टेक करने जाएंगे ना, आपको एक बड़ा सा स्टोर दिखेगा। डिपेंडिंग अपॉन कि फर्म का काम क्या है, जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो वहाँ पे बड़ा सा अलग अलग स्टोर्स बने होंगे, और यहाँ पे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर रखा होगा, और अलग अलग हिस्सों के अंदर यहाँ पे रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2, रॉ मटेरियल 3, रॉ मटेरियल 4, रॉ मटेरियल 5, ऐसे अलग अलग रॉ मटेरियल पड़े होते हैं। और हर एक के बाहर ना एक कार्ड लगा होता है, जिसे बोलते हैं हम बिन कार्ड। ये बिन कार्ड बताता है कि भाई इस पर्टिकुलर हिस्से के अंदर, कौन से हिस्से के अंदर बच्चों, मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। इस पर्टिकुलर हिस्से के अंदर कितना रॉ मटेरियल पड़ा है, कितना रॉ मटेरियल नहीं पड़ा है। तो इसे बोलते हैं बिन कार्ड, जो स्पेसिफिकली हर डब्बे के बाहर लगा होता है, उसके अंदर एंट्री और एग्जिट का सब कुछ नोटिंग होता है। तो इसे बोलते हैं बिन कार्ड, जिसका डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है बिन कार्ड्स का। एक होता है स्टोर कार्ड, स्टोर कंट्रोल कार्ड। ये पूरे स्टोर के लिए एक कार्ड बना होता है। ये पूरे स्टोर के लिए कार्ड बना होता है। यहाँ पे रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2, 3, 4, 5 सबकी एंट्री होती है, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज की। तो ये पूरे स्टोर के लिए बनता है, उसको बोलते हैं स्टोर कार्ड। तो इसके बारे में आपका कहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों? यहाँ पे सॉरी स्टोर कार्ड नहीं, स्टॉक कंट्रोल कार्ड, स्टॉक कंट्रोल कार्ड। तो ये पूरे के पूरे डब्बे स्टोर के लिए बना होता है, इसे बोलते हैं स्टॉक कंट्रोल कार्ड। और एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अपने ऑफिस में बैठ के अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह नोट करता रहता है, जिसे हम बोलते हैं स्टोर लेजर। यहाँ पे क्वांटिटी के साथ साथ वैल्यू भी नोटिंग होती रहती है।
ये इसके रिगार्डिंग आप पढ़ेंगे, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से 3 जगह पे आपको स्टॉक मिल सकता है। अब होता क्या है कि जब आप स्टॉक टेक पे प्रैक्टिकली जाएंगे तो आपको पता लगेगा फिजिकल चेकिंग के अंदर और यहाँ पे जो थ्योरेटिकल, यानी कि जहाँ पे सिर्फ नोटिंग हो रही है, काउंटिंग एंट्रीज हो रही है, इनके बीच में फर्क भी आता है। उस फर्क को नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सब कई सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपके डेवलप होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप क्या करेंगे, इस वाले हिस्से के अंदर जो मैंने अभी समझाया, आप फटाफट से इस वाले हिस्से को थ्योरी के तौर पे रीड कर लेंगे। बिन कार्ड, स्टॉक कंट्रोल कार्ड्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखें, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर लेजर। तो 3 आपके सामने डेफिनेशंस आती हैं जिसको आप कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है इस पूरे के पूरे चैप्टर का। देखिए यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। इन कॉन्सेप्ट को करने के लिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं ईओक्यू का कॉन्सेप्ट पिक कर रहा हूँ। अभी बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने करवाया नहीं है, इसको मैं पेंडिंग कर रहा हूँ रीऑर्डर लेवल का। अभी मैं रीऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट पिक करने जा रहा हूँ आप सबके साथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर एग्जाम्स की बात करें, सीए के एग्जाम्स में ये 5 मार्क्स का आता है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट के अंदर या तो यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, या फिर इन्वेंट्री लेवल, वेरियस इन्वेंट्री लेवल्स। तो उसी हिसाब से ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो आज उसके कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन है, वो भी कर लेंगे साथ ही साथ में। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा उसी चीज़ के रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं ईओक्यू। ध्यान रखिएगा बच्चों रीऑर्डर क्वांटिटी की बात करने जा रहे हैं। ध्यान से देखते हैं। एक और बात बच्चों, ये मैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ, तो ध्यान रखना अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए कि क्या डाउट है आपका। मैं उसको आपके साथ रिपीट कर लूँगा या फिर आपके कमेंट्स के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे हम रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। इसका एक और नाम है रीऑर्डर क्वांटिटी। कहाँ चला गया? ओहो, गायब ही हो गया। ये तो पूरा का पूरा गायब हो गया। चलो हम यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं। EOQ, that is economic order quantity, या फिर इसे हम रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि हम जब अगली बार अपना मटेरियल का ऑर्डर दे रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दें। एक एग्जांपल पिक कर लेते हैं, जो सी इंस्टीट्यूट की इलस्ट्रेशन है, इसी को पिक कर लेते हैं। यही वाला इलस्ट्रेशन नंबर 3 के थ्रू ही समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये इलस्ट्रेशन पिक करके ही मैं आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ साथ साथ में। अब मान लीजिए मुझे पूरे साल के अंदर 10,000 kg चाहिए, ठीक है, और मेरा एक ऑर्डर करने का कॉस्ट कितना आ रहा है, एक ऑर्डर करने का कॉस्ट आ रहा है 50 रुपए का, ठीक है, 50 रुपीज का। परचेज प्राइस कितना है हमारा, 2 रुपए पर यूनिट, और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 8% पर एनम ऑफ परचेज प्राइस। इस तरीके से कुछ डाटा हमें गिवन है। अब बच्चों ईओक्यू का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ईओक्यू का कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली हमें बताता है कि हमें जब ऑर्डर प्लेस करना है तो कितने किलो का या कितने क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करें। क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, मटेरियल कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, यानी कि इन्वेंट्री कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, पहला परचेज कॉस्ट,
परचेज कॉस्ट, दूसरा ऑर्डर कॉस्ट, तीसरा स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। अगर हम इन तीनों कॉस्ट को जोड़ दें तो हमारा क्या निकल के आता है बच्चों? हमारा निकल के आता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को कम से कम रखना होता है। ये ऑब्जेक्टिव होता है हमारा। कहने का मतलब अगर मेरे को टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को कम से कम रखना है तो मेरे को इन तीनों कॉस्ट के कॉम्बिनेशन को कम से कम रखना पड़ेगा। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मान लो कि हमें पूरे साल के अंदर 10,000 किलो चाहिए, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट बोलता है कि इस 10,000 किलो को इस तरीके से ऑर्डर में स्प्लिट करो, यानी कि एक ऑर्डर के अंदर डैश क्वांटिटी रखो, ईओक्यू की क्वांटिटी रखो, ताकि आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सबसे कम हो। क्यों? समझिए ध्यान से। अब मान लीजिए मैं सप्लायर से 10,000 किलो इकट्ठे खरीद के लेकर आ गया, तो मैं 10,000 किलो इंटू 2 रुपए, उसको परचेज कॉस्ट कितनी पे करूंगा? 20,000 रुपए की। अगर मैं एक ही बारी में सारा का सारा सामान ले आता हूं तो ऑर्डर तो एक ही लगा, तो मेरी ऑर्डर कॉस्ट भी कम आ जाएगी। बट अगर मैं 10,000 किलो इकट्ठे ले आता हूं तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्टोरेज कॉस्ट लग जाएगी, और क्योंकि मेरी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसी वजह से मेरा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं सारा का सारा रॉ मटेरियल इकट्ठे तो लेकर आ नहीं सकता, क्योंकि स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, ये कम हो जाएगा, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर मैं इसको बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स में लेकर आता हूं तो परचेज कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, ऑर्डर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि छोटे छोटे ऑर्डर हैं, और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव फिर अचीव नहीं हो पाया। अब इस चीज़ को देखिए, ये डायग्राम में सी इंस्टीट्यूट ने एक्सप्लेन कर रखा है। सी इंस्टीट्यूट ने क्या बोला कि देखो, आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट परचेज कॉस्ट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि परचेज कॉस्ट तो उतनी की उतनी रहेगी, 10,000 किलो इंटू 2 रुपए। फर्क किस चीज पे पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है एक तो आपका ऑर्डर कॉस्ट पे, और एक आपका इन्वेंट्री स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। तो अब इस चीज को देखिए कि अगर हम अपना ऑर्डर का क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऑर्डर कॉस्ट तो कम हो जाएगा, बट स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं ऑर्डर क्वांटिटी अपनी बहुत कम कर दूंगा तो हमारी कैरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी, बट हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप? तो कहीं ना कहीं इस पूरे ग्राफ को जब हम ड्रॉ करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? ऑर्डर कॉस्ट एंड स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट बराबर हो जाती है। इस वाले लेवल ऑफ क्वांटिटी को, इस वाले ईओक्यू लेवल को, इस वाले लेवल ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी को हम बोलते हैं ईओक्यू। यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर कॉस्ट का कॉम्बिनेशन मिनिमम होता है, और क्योंकि ये मिनिमम होता है इसी वजह से टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी यहाँ पे मिनिमम हो जाती है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं क्या होता है कि एक ऑर्डर में हम कितने किलो का ऑर्डर दें ताकि हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? EOQ इज इक्वल टू √2AO डिवाइडेड बाय C, जहां पे A क्या होता है? हमारा एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, O इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर, C इज इक्वल टू स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और ये निकलता कैसे है? या तो ये आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन होगा, या फिर ये निकलता है परसेंटेज ऑफ स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर एनम, जैसे कि यहाँ पे गिवन है, इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकल जाएगा? जैसे ये तो हमें गिवन है 10,000 किलो, ये हमें गिवन है कितना? 50 रुपए, और ये कितना निकल जाएगा? 8% मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपए, विच इज इक्वल टू कितना हो गया ये बच्चों? 0.16। ठीक है, इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा EOQ निकल के आ जाएगा, जो कि हमें इस वाले क्वेश्चन में करके दे रखा है। देखिए ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर 3 ये ध्यान रखना बच्चों, एक और चीज देखने की जरूरत है, प्रेजेंटेशन भी। अगर हम प्रेजेंटेशन को भी देखना बहुत जरूरी पड़ जाता है यहाँ पे।
अब इन्होंने देखिए किस तरीके से कर रखा है, तो इस तरीके से पूरा सॉल्व करेंगे तो 2500 किलो आ जाएगा। मतलब अगर आप एक बारी में एक ऑर्डर के अंदर 2500 किलो का ऑर्डर देते हैं, आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सबसे मिनिमम होगा। कभी कभार आपको ये भी पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड इन अ ईयर, टोटल ऑर्डर कितने का देना है, 10,000 किलो का, और एक बारी में आप 2500 किलो का ऑर्डर देते हैं, तो 4 ऑर्डर हो गए ना पूरे साल के। ठीक है, इसके साथ साथ तो एक ये फॉर्मूला याद करेंगे, एक ये चीज हो गई। इसके साथ साथ ये भी कि 2 ऑर्डर के बीच में टाइम गैप कितना है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो आप ये कैसे निकालेंगे, 365 डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, ये भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका। इस क्वेश्चन में मांगा नहीं है, बट अगर हमें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी पड़ती एट ईओक्यू लेवल तो हम कैसे निकालते, उसके लिए मैंने ये बना रखा है। देखते हैं, परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए एनुअल परचेज क्वांटिटी इनटू परचेज प्राइस। ऑर्डर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय ओ। स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी। नंबर ऑफ ऑर्डर की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, A डिवाइडेड बाय EOQ। तो अगर मैं इसका अल्टीमेटली आंसर निकालूं, तो यहाँ पे कैसे निकल जाएगा, 10,000 किलो मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस 2, ये निकल जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू ओ कितना था हमारा बच्चों पर, 50 रुपए, और EOQ 2500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी 0.16। तो इससे आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो और इन्वेंट्री कॉस्ट ध्यान रखना बच्चों, ये इस ऑर्डर साइज के ऊपर, 2500 के ऑर्डर साइज के ऊपर, ये 2500 है ना, इस ऑर्डर साइज के ऊपर सबसे मिनिमम होगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। इस ऑर्डर साइज के अलावा कोई भी और ऑर्डर साइज लेंगे, वहां पे आपका हमेशा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ज्यादा ही निकल के आएगा, इससे कम नहीं आएगा। तो अभी तक आपको ध्यान देने वाली बातें क्या क्या है, पहली बात EOQ का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू √2AO डिवाइडेड बाय C। दूसरी बात, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना आना चाहिए, A डिवाइडेड बाय EOQ। तीसरी बात, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर, ये कैसे निकलेगा, 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। चौथा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना आना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक दो नोट आप समझ लेना, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात, अगर आपको ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने के लिए आता है तो EOQ के लेवल के ऊपर हमेशा ऑर्डर कॉस्ट किसके बराबर होगा, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट के। अगर कहीं पे भी दोनों चीजें बराबर नहीं आ रही ना, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत है। मतलब जो मैंने ऊपर ये कैलकुलेट किया, अगर ये दोनों चीजें मेरी बराबर नहीं आ रही होंगी तो कहीं ना कहीं मैंने क्वेश्चन गलत सॉल्व किया है। तो ये चेक करने का एक तरीका होता है। दूसरा पॉइंट, EOQ के लेवल के ऊपर टोटल ऑफ ऑर्डर कॉस्ट एंड स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, इस फॉर्मूला से भी निकल सकता है, फॉर्मूला है 2AOC। तो ये दो छोटे छोटे नोट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ये वाला जो केस मैंने कवर किया है ना, ये विदाउट डिस्काउंट वाला केस है। कभी कभार आपको डिस्काउंट वाला केस भी आ जाता है। तो अगर डिस्काउंट वाला केस आता है तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछता है कि मान लीजिए आपका सप्लायर है, वो इस क्वांटिटी के अलावा कोई और क्वांटिटी ऑफर कर रहा है, कह रहा है कि आप 2500 के बजाय 5000 किलो खरीद लो एक बारी में, तो क्या आप उसका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप उसका ऑफर रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट ज्यादा होगी। बट क्वेश्चन कहता है कि अगर वो आप उसका ऑर्डर साइज कोई और एक्सेप्ट करेंगे तो उसके साथ साथ आपको वो एक डिस्काउंट ऑफर भी कर रहा है। तो यहाँ पे दो चीजों का इंपैक्ट आता है, एक तो होता है ऑर्डर साइज, एक होता है ऑर्डर साइज और एक होता है आपका डिस्काउंट। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट का इंपैक्ट कहाँ पे जाता है? एक तो यहाँ पे आता है और एक यहाँ पे आता है, और ऑर्डर साइज का इंपैक्ट एक यहाँ पे आता है और यहाँ पे आता है। तो इस तरीके से आपको इंपैक्ट याद करना है।
आपकी स्टडी मटेरियल के अंदर डिस्काउंटिंग का कोई केस गिवन नहीं है, बट एग्जाम में ये डिस्काउंट का केस पूछा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं। पहला स्टेप होता है आपने ईओक्यू के अकॉर्डिंग टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है, और फिर सेकंड ऑफर, डिस्काउंट ऑफर के अकॉर्डिंग टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है। फिर दोनों का कंपैरिजन करना है कि दोनों में कॉस्ट कम कहाँ पे है। जहाँ पे भी कॉस्ट कम होगी उसके अकॉर्डिंग आपका जवाब आ जाएगा। अगर डिस्काउंट ऑफर के अंदर आपकी कॉस्ट कम आती है तो आप कहेंगे कि हाँ वी एक्सेप्ट द डिस्काउंट ऑफर, अगर नहीं तो वी विल रिजेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो एक एक करके देखते हैं आपके सी इंस्टीट्यूट की बुक के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट गिवन है इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको मैंने अभी भी कवर किया। वो सारी डिटेल आप घर पे बैठ के एक बार रीड कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे मेन कॉन्सेप्ट आ गया ईओक्यू का। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसको आपने याद करके जाने प्रॉपर्ली। अगेन ध्यान रखिए बच्चों, बार बार बोल रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 मार्क्स का तो कंटिन्यूसली आ रहा है, कंटिन्यूसली। तो आप इसको प्रॉपरली करके जाइए। ये डायग्राम है जिसको मैंने रिवाइज करवाया है। नेक्स्ट आता है ये, इसको तो मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ ईओक्यू निकालने के लिए बोला था, बट मैंने इसको बहुत डिटेल में कवर कर लिया कि अगर ये सब चीज़ें भी आती। एक क्वेश्चन नंबर 4 भी गिवन है ईओक्यू के ऊपर, देखते हैं। एनुअल डिमांड गिवन है 5000 यूनिट्स, कॉस्ट प्राइस, ऑर्डर कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट, ऑब्सोलेसेंस रेट। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या निकालना क्या क्या है, कुछ भी लिखा ही नहीं है, पढ़ाइए। कंप्यूट ईओक्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चों ये देखिए, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट और ऑब्सोलेसेंस को जोड़ के 20%, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट 20% पर एनम आ रहा है। 20% ऑफ व्हाट? ऑफ परचेज प्राइस। 20% ऑफ 20 रुपए कर दिया। 20 रुपए कहाँ से आया? ये परचेज प्राइस गिवन था हमें, तो ये हमारा निकल के आ गया सी। और ओ तो हमें गिवन ही था पहले से 16 रुपए, और ए भी हमें गिवन था 5000। तो ईओक्यू निकल गया हमारा। फिर इन्होंने टोटल कॉस्ट निकाला। कैसे निकाला? ए मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस पर यूनिट। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाला? ए डिवाइडेड बाय ईओक्यू इनटू ओ। और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाला? ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी। अब देखिए ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर एग्जाम में आप सॉल्व करते वक्त आपकी ये दोनों चीजें बराबर नहीं आती तो ध्यान रखिएगा आपने कहीं ना कहीं गलती की है। ये चेक रखने का एक तरीका होता है, ठीक है। पार्ट नंबर 2, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम्स इफ एन इनकरेक्ट प्राइस ऑफ 12.8 इज यूज्ड। तो अगर हम प्राइस 12.8 कर दें तो कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा, ईओक्यू भी चेंज हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी चेंजेस आ जाएंगे। देखिए ए मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस, नंबर ऑफ ऑर्डर्स @16, और इसी तरीके से आगे। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोल रहे हैं, मैं इसको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बोल रहा हूँ। इतना से फर्क है। ठीक है, बस। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कोई भी डाउट्स आते हैं ईओक्यू के रिगार्डिंग तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके छोड़िए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली सीरीज़ भी आप कवर कर पाएँ। हमने क्या किया है, बेसिकली पूरे चैप्टर को डिवाइड किया है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के अंदर, ताकि छोटी वीडियोस बना के आप फटाफट से इसको घर बैठे बैठे स्टडी मटेरियल भी कवर कर पाएँ। और स्टडी मटेरियल का लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल ही रखा है। तो होपफुली आपको ये वीडियोस घर पे बैठ के हेल्प कर रही हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेरियस इन्वेंट्री लेवल्स करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके अगेन सीए के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।